स्वाति पांडे, हिंदी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर साकेत ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल, जैसा हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो हम आज आधुनिक काल का अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे आधुनिक काल का नामकरण और उसके बाद देखेंगे कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और तत्पश्चात देखेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों को और उनकी काव्यगत विशेषताओं को। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारतेंदु युग और द्विवेद युग में प्रमुख सूक्ष्म अंतर क्या है। तो हम शुरू करते हैं आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल अपने में जो नाम दिया गया आधुनिकता का बोध कराता है, पहली बात। और वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। गद्य काल नाम देने की वजह ये है कि जब आधुनिक काल आया उसमें जिन विधाओं का प्रारंभ हुआ, पहले मालूम है, पहले आधुनिक काल के पूर्व जो है जितनी रचनाएं होती थी वो पदात्मक होती थी, उसमें संगीतात्मकता होती थी और वो पद्यबद्ध होती थी। और फिर जैसे ही आधुनिक काल आया तो प्रमुख कवियों ने अपने भावों विचारों को व्यक्त करने का माध्यम गद्य को बनाया। तो गद्य को बनाया और इसलिए आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया और गद्य काल नाम दिया। और वहीं जो है आचार्य विश्वनाथ ने आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया। वर्तमान काल कहने के पीछे कारण ये रहा कि जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया, उन चारों में से ये सबसे अंतिम है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। तो जब ये अंतिम काल आया तो इसे वर्तमान काल उन्होंने नाम दिया। वहीं जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल नामकरण किया और आधुनिक काल नाम सबको सर्वसम्मत से स्वीकार रहा, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य भी आ जाता है, वर्तमान काल की स्थितियाँ भी आ जाती हैं, इसीलिए आधुनिकता का भी बोध होता है, इसीलिए आधुनिक काल नाम देना समीचीन रहा। और आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है 1843 से 1923 ईस्वी तक। तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल का नामकरण किन आचार्यों ने किया, किन विद्वानों ने किया और उनका क्या मत है। थोड़ा चार्ट के माध्यम से देखते हैं। देख लीजिए, जैसे हमने बताया कि गद्य काल नाम दिया है आचार्य शुक्ल ने। क्यों? क्योंकि गद्य विधाओं का प्रारंभ आधुनिक काल से हुआ है। गद्य विधाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, पत्रकारिता इत्यादि जितनी पद्य के अलावा जितनी विधाएं हैं, जितने लेखन हो रहे हैं, वो सब गद्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं ने कहा वर्तमान काल यानी कि हमारी वर्तमान स्थिति को प्रकट करने वाला ऐसा समय जो कि आधुनिक काल में दिखाई देता है, उसे वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधुओं में 3 बंधु माने गए हैं: श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधुओं में 3 बंधु माने गए हैं: श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। तो
ऐसा प्रश्न भी आता है कि मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है, तो 4 ऐसे नाम देते हैं, आप इसे देखिएगा। और आधुनिक काल नाम दिया डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, और आधुनिक काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये तो हुआ आधुनिक काल का नामकरण। इसी आधुनिक काल के नामकरण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आधुनिक काल को समझने के लिए उसके कई उपभागों को समझना भी आवश्यक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल को निम्न उपभागों में बांटा गया है। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग भी कहते हैं, जिसका समय है सन 1857 से 1900 ईस्वी। वहीं दूसरा है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग कहते हैं, और द्विवेदी युग की समय सीमा है सन 1900 से 1918 ईस्वी। वहीं आगे देखते हैं तो है तीसरा है छायावाद। छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1938 ईस्वी। और अगला है छायावादोत्तर, चौथा छायावादोत्तर। छायावादोत्तर को 2 खंडों में बांटा है। पहला प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद एवं नवलेखन काल। प्रगतिवाद की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है 1938 से 1943 ईस्वी। हालांकि प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई और उसकी अध्यक्षता किए थे मुंशी प्रेमचंद जी ने। और लेकिन अगर हम डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1938 से लेकर 1943 तक के समय को प्रगतिवाद कहा। और वहीं दूसरा जो छायावादोत्तर के अंतर्गत दूसरा खंड यानी बा को उन्होंने प्रयोगवाद एवं नवलेखन काल कहा, जिसमें जो है उसकी समय सीमा मानी 1943 से 1953 तक। तो आइए कुछ हम देखते हैं। तो इस तरह से देखिए कि प्रश्न ऐसा भी आता है, जैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का काल विभाजन। पुनर्जागरण काल किसने कहा? तो उत्तर आता है डॉक्टर नगेंद्र ने। या प्रश्न ऐसा भी आता है जैसे भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम की संज्ञा किसने दी? तो ये डॉक्टर नगेंद्र के मतानुसार है। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो ये भी प्रश्न आपके लिए बनता है। यहाँ हम देख रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन। पुनर्जागरण काल इन्होंने कहा सन 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल कहा सन 1900 से 1918 ईस्वी। वहीं छायावादी युग कहा 1918 से 1938 ईस्वी। और छायावादोत्तर को 2 खंडों में इन्होंने बांट करके विभाजित किया। पहला प्रगतिवाद को 1938 से 1943 ईस्वी, और दूसरा प्रयोगवाद एवं नवलेखन काल माना 1943 से 1953। और आपको बता दें प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में तार सप्तकी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो ये तो हुआ डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिक काल का काल विभाजन। तो जैसे हमने स्पष्ट देखा कि आधुनिक काल को प्रमुख भागों में बांटा गया, तो उनमें से पहला कालखंड है कौन सा? पुनर्जागरण काल, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, जिसकी समय सीमा है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो इसमें हम भारतेंदु युग को देखते हैं। तो भारतेंदु युग का प्रारंभ नाटकों से ही माना गया है, और कहा जाता है कि भारतेंदु के पिता
गोपाल चंद गिरधर दास ने हिंदी के प्रथम नाटककार हैं। उन्होंने नहुस नाटक की रचना की जो कि 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है और हिंदी के प्रथम नाटककार गोपाल चंद गिरधर दास हैं और माना जाता है कि भारतेंदु युग का प्रारंभ नाटकों से ही हुआ। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बंगला नाटक विद्या सुंदर का उन्होंने अनुवाद किया जो कि 1868 ईस्वी में। और इसी क्रम में शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय भी किया था। और प्रताप नारायण मिश्र के विषय में एक प्रश्न आता है जो भारतेंदु युगीन कवि हैं। प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे कवि हैं जो नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा लिए थे। नाटक ऐसा था कि रंगमंच पर राम लक्ष्मण और रामलीला हो रही थी, उसमें लक्ष्मण की भूमिका निभानी थी। तो प्रताप नारायण मिश्र को लक्ष्मण के अभिनय करने के लिए मिला कि लक्ष्मण का अभिनय करें और फिर लक्ष्मण जी के अभिनय करने के लिए उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा लूँ और मैं लक्ष्मण की भूमिका में अभिनय कर सकूँ। तो एक प्रश्न यही आता है कि कौन सा ऐसा नाटककार है, कौन सा ऐसा कवि है जिसने अपने पिता से नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वाने की आज्ञा दी। तो उत्तर सीधा सा है प्रताप नारायण मिश्र। इसी में हम भारतेंदु युगीन कवियों ने कई माध्यम से भारतेंदु युग को चरम सीमा पर ले आए या गद्य काल को विकसित किया, जिनमें से पहले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं जिन्होंने नवीन गद्य विधाओं का प्रारंभ किया, जिनमें से उन्होंने पहला यात्रा वृतांत लिखा, मेरी सरयू पार की यात्रा। और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांतकार भी कहा जाता है। वहीं भारतेंदु जी ने अनूदित एवं मौलिक नाटकों की भी रचना की। अनूदित का अर्थ होता है अनुवाद की हुई। कई ऐसी बांग्ला भाषाओं के नाटक थे जिसका उन्होंने अनुवाद किया और उसमें उन्होंने रचना कार्य प्रारंभ किया। वहीं मौलिक नाटक में होता है कि नाटककार के स्वयं द्वारा लिखा गया, स्वयं की उपज। और कुछ नाटक भारतेंदु जी ने अपनी स्वेच्छा से देखा, समझा और उन्होंने लिखा। तो भारतेंदु जी ने दो तरीके के, एक अनूदित, दूसरा मौलिक नाटक लिखा। वहीं देखते हैं आगे। तो भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और है ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इन्होंने, ये सारे कवि मिलकर के भारतेंदु युग को एक नई दिशा देते हैं और साथ में पत्रिकाओं का संपादन भी कराते हैं। तो हम देखेंगे आज की विभिन्न पत्रिकाएं और उनके संपादक। भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा का प्रकाशन कराया जो कि 1868 ईस्वी में, और दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और कहा जाता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का पूर्व नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका था। वहीं उनकी दृष्टि भारतेंदु जी की स्त्रियों पर गई और उन्होंने स्त्री विमर्श के लिए बाला बोधनी पत्रिका निकाली जो कि 1843 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो ये तो हुई भारतेंदु जी की प्रमुख पत्रिकाएं। अब हम देखते हैं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका निकाली। और
इसी में देखते हैं तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली। भारतेंदु योगीन अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह पत्रिका का संपादन किया। तो ये तो हुए प्रमुख पत्रिका संपादक एवं उनकी पत्रिकाएं। तो हम देखते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए कि भारतेंदु योगीन काव्य की विशेषताएं या भारतेंदु योगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युग के अधिकांश कवि समाज की सेवा करने में लगे हुए थे। उन्होंने राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की रचनाएं की और हास्य व्यंग की प्रधानता रही और श्रृंगारिकता, समाज की दुर्दशा का चित्रण, प्रकृति चित्रण और समस्या पूर्ति और ब्रजभाषा का प्रयोग। तो हम इन्हीं को क्रमशः देखेंगे कि भारतेंदु योगीन काव्य प्रवृत्तियों में पहला है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना में भारतेंदु जी की कुछ पंक्तियां हैं जिससे आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा। वो है भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इसमें होता क्या है, इस पंक्ति में भारतेंदु जी ने बहुत सरल ढंग से बताया कि भीतर भीतर सब रस चूसै। ये जो अंग्रेज आए हुए हैं ये हमारे भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। हंस हंस के तन मन धन मूसै, और हंस हंस के बहला फुसला करके तन मन धन यानी कि शारीरिक श्रम भी करा रहे हैं, उनके मन में जगह भी बना लिए हैं और तन मन धन और भारत का पूरा धन भी लूट रहे हैं। और सखी वही एक सखी दूसरे सखी से बताती है। दूसरा है इसी के संदर्भ में, राष्ट्रीयता की भावना के संदर्भ में, अंग्रेज राज सुख साज सजे पै भारी, सब धन विदेश चली जात इह अति भारी। कहते हैं इसमें दुख प्रकट कर रहे हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे पै भारी। अंग्रेज़ों का जो राज्य है इसमें तो सारा धन हमारा विदेश चला जा रहा है, मुझे इसी बात का कष्ट है। वहीं देखते हैं समाज की दुर्दशा का चित्रण। समाज की दुर्दशा के चित्रण में भारतेंदु जी की पंक्ति है, रोवऊँ सब मिली हा भारत माई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कहते हैं कि आओ सब मिलकर के रोए। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो दुर्दशा हुई है इससे आँखों से देखा नहीं जा रहा। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं और अत्यधिक पीड़ा में होते हैं तो इसके अगर कुछ नहीं कर पाते तो उस स्थिति में क्या होता है कि रोने के सिवा हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं होता। और इसीलिए भारतेंदु जी ने कहा है कि चलो हम सब लोग मिलकर के रोएं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की इस दुर्दशा को देखा नहीं जा रहा। वहीं एक पंक्ति में कहते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत सुनिबाल विपत विधवन की। कहते हैं इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कलेज चित्रण, प्रगत चित्रण में राधा कृष्ण दास ने लिखा है, जो विषया संतन तजी ताहि मूढ़ लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वाद स्वाद सौ खात। यहाँ पर राधा कृष्ण दास जी ने और आगे देखते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में भारतेंदु जी ने कुछ पंक्तियों में कहा है, तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। वहीं अगली विशेषता है हास्य व्यंग की प्रधानता। हास्य व्यंग की प्रधानता में देखते हैं भारतेंदु जी कहते हैं कि
चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यहाँ पर उनका संकेत है अंग्रेज़ों के लिए। कहते हैं कि ये अंग्रेज़ हमारे ही देश का खा रहे हैं और हमारे देश को ही हजम किए जा रहे हैं। वहीं कहते हैं मुँह जब लागे तब नहीं छूटे। तो इसमें वो कहते हैं कि जब मुँह लग जाता है तो वो चीज़ें छूटती नहीं हैं, और जैसे अंग्रेज़ों के मुँह हमारे भारत का धन संपत्ति लग गई है तो वो उनके उससे छूट नहीं रही है। तो भारतेंदु की इन विशेषताओं में हास्य व्यंग की प्रधानता है। वहीं देखते हैं भारतेंदु योगी कवि उन्हें समस्या पूर्ति पर प्रकाश डाला है और समस्या परक ग्रंथों की रचनाएं की हैं। और अगले क्रम में देखते हैं ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतेंदु योगी कवियों ने अपनी काव्य भाषा में ब्रज भाषा को अपनाया है। कारण था इसमें कि रीतिकालीन कवियों से प्रभावित थे। हमने पहले भी आपको बताया है कि जैसे जो काल होता है उसमें अंतर भले ही आ जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी से उसे सभी स्वीकार नहीं करते, कुछ न कुछ प्रभाव उसका अवश्य रहता है। तो आइए देखते हैं हम भारतेंदु योगी प्रमुख विशेषताओं को। पहला राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा समाज का चित्रण, तीसरा श्रृंगारिकता का चित्रण, चौथा भक्ति की भावना, पांचवा प्रकृति चित्रण, छठा हास्य व्यंग की प्रधानता, छठवां समस्यापूर्ण और आठवां ब्रजभाषा का प्रयोग। ये तो हुई भारतेंदु योगीन काव्य की विशेषताएं। और कहा जाता है कि एक युग दूसरे युग को बहुत प्रभावित करता है, तो भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग आता है जिसमें कुछ अंतर है, जिसे हम जो आपके सामने इस प्रकार है। भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो वहीं पर द्विवेदी युग को गद्य विकास की चरम सीमा कहा जाता है। और भारतेंदु युग में काव्य भाषा का स्वरूप ब्रज भाषा रहा, तो वहीं द्विवेदी युग में काव्य भाषा के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को स्थापित किया। और जो कहते नहीं, भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता परक रचनाएं होती थी, तो वहीं द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता आ गई, अर्थात श्रृंगारिकता के स्थान पर उन्होंने आदर्श एवं नैतिक काव्य की रचना करनी प्रारंभ कर दी। और जहाँ भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य लिखे जाते थे, वहीं द्विवेदी युगीन कवियों ने प्रबंध काव्य एवं चरित काव्य अधिकांश लिखे। और देखें तो इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नाटक का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ, तो वहीं कहानी का प्रारंभ द्विवेदी युग से। अगर हम मिला जुला के देखें तो विशेष अंतर यही है कि काव्य भाषा के रूप में सबसे बड़ा अंतर आता है कि भारतेंदु युग में ब्रजभाषा थी और द्विवेदी युग में खड़ी बोली। और देखते हैं भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता थी तो द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता। तो ये तो हुआ भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग में सूक्ष्म अंतर। आज हमने आधुनिक काल का आरंभ देखा, और उसमें देखा है कि हमने आधुनिक काल का नामकरण किया गया और आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया। और साथ में हमने देखा आधुनिक काल में प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन एवं प्रमुख प्रवृत्तियों की विशेषताओं के साथ हमने भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग के सूक्ष्म अंतर का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशन।